गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़। चैप्टर है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हमने सबसे पहले पढ़ी डायरेक्टिंग की डेफिनेशन, जिसमें था डायरेक्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। क्या है देन इसके बाद फिर हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, directing takes place at every level of management, directing is a continuous process, और लास्ट था डायरेक्टिंग flows from top to bottom। फिर हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस, जिसमें थे 3 I, 1 G और 1 S, है ना। इनिशिएट्स एक्शन, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट, फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंज, डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज और डायरेक्टिंग ब्रिंग्स स्टेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। हम पढ़ रहे थे मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस जो आपको एनकरेज करता है अच्छा काम करने के लिए। तो उसके लिए 3 फैक्टर्स थे, मोटिव, मोटिवेशन, मोटिवेटर। मोटिवेशन के 4 कैरेक्टर्स थे। इट इज़ एन इंटरनल फीलिंग, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज़ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। लास्ट क्या था? प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ठीक, इसका लिखा कि नहीं लिखा अपन ने? इसका लिखो आई कैन प्ले गेम। आई कैन प्ले गेम। आई फॉर इंटरनल फीलिंग्स, सी फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, प्ले गेम पॉजिटिव और प्ले स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव, और गेम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। फिर हमने डिस्कस करा मोटिवेशन का प्रोसेस, कि आपकी कोई ना कोई अनसेटिस्फाइड नीड होगी जो आपको टेंशन क्रिएट करेगी, टेंशन से ड्राइव आएगी, इच्छा आएगी, सर्च बिहेवियर सेटिस्फाई हो जाएगा और आपकी टेंशन रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब किसी को अगर मोटिवेट करना है आपको, तो आपको उसकी नीड समझनी पड़ेगी कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने कैरियर पे कौन से लेवल पे है। ये नीड हायरार्की में चलती है, स्टेप वाइज, स्टेजेस वाइज चलती है। इनकी स्टेजेस इंटरचेंज नहीं हो सकती। हर इंसान की नीड बेसिक से चालू होकर टॉप लेवल तक जाती है। तो सबसे पहली नीड है आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड मतलब उसको खाने के लिए क्या बोलते, खाने के लिए क्या चाहिए? रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए छत। ठीक है, तो these needs are most basic in an hierarchy and corresponds to primary need। कि सबसे बेसिक है प्राइमरी नीड्स है हंगर, थर्स्ट, शेल्टर, स्लीप। ठीक है, सबसे पहले आपको इंसान की ये नीड पूरी करनी है। ये नीड पूरी हो गई तो अगली नीड है उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। मतलब कोई बंदा इतना कमा लेता है कि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो जाती है, तो उसको जो मोटिवेट करेगी वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। These need provide security and protection from physical and emotional harm। कि हमें फ्यूचर की सिक्योरिटी चाहिए, हमारे इनकम की सिक्योरिटी चाहिए। एग्जाम्पल, जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, पेंशन प्लान। ये सारी चीज़ें अपन आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे कि मोटिवेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। तो दीज आर एग्जाम्पल कि कौन कौन सी चीज़ इस नीड को पूरी कर रहा है। नेक्स्ट है एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड। एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस में नहीं तो है बेटा, उस वाली क्लास का है, तुम्हारे लिए तो नया ही, उस वाली क्लास में लाएंगे नया। नीड्स में हमको सिर्फ और सिर्फ स्टेजेस समझनी है। पहली स्टेज फिजियोलॉजिकल नीड अगर कंप्लीट हो गई तो अब वो उसको और सेटिस्फाई नहीं करेगी।
अगली नीड जो आपको उसको फुलफिल करनी है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब कोई बंदा इतना कमाता है और इस पोजीशन पे कमाता है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में उस पोजीशन पे है कि उसको पता है कि उसकी सैलरी भी उसको मिल रही है, जिससे उसका गुजारा भी हो रहा है, और उसकी सैलरी उसको रेगुलर भी मिलती रहेगी, उसको लगता है मेरा फ्यूचर भी सिक्योर है। तो अगली जो नीड आपको उसको सेटिस्फाई करनी है वो है एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस। एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस मतलब अपनापन, लगाव, उसको ऑर्गेनाइजेशन से लगाव होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको फील कराओ कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी है। ये कैसे होगा मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ आपको। These needs refer to affection, sense of belongingness, acceptance and friendship। जैसे जब भी किसी स्टाफ का बर्थडे आता है तो हम केक मंगा के उस स्टाफ का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये उसकी एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स को फुलफिल करता है। क्यों? क्योंकि उसको अब ये ऑर्गेनाइजेशन कैसी लगती है, अपने घर जैसी लगती है, और वो मोटिवेटेड होकर काम करता है। ठीक। या फिर हम क्या करेंगे, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय से रिलेटेड डिसीजन लेना होगा ना, तो उस एम्प्लॉय को भी डिसीजन मेकिंग की मीटिंग में बिठाएंगे और उससे भी उसके सुझाव लिए जाएंगे, और जो भी जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें उसका एक्सेप्टेंस होगा। तो फिर इससे क्या लगेगा कि यार सब कुछ मुझसे पूछ के किया जाता है, मेरी रजामंदी से किया जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आपको अफेक्शन हो जाता है, आपको बिलोंगिंगनेस फील होता है, तो आप मोटिवेटेड रह के काम करते हो, अपना समझ के काम करते हो। ठीक है। नेक्स्ट, एस्टीम नीड। एस्टीम नीड ये कल समझाया था मैंने कि सबसे पहले क्या चाहिए था, पैसा। कैसा भी माहौल ऑर्गेनाइजेशन का, जब मेरे पास कुछ कमाने के लिए नहीं है तो मेरे को सिर्फ सैलरी दे दो। सैलरी है तो क्या चाहिए, सिक्योरिटी, कि अब मेरे को यहाँ से निकाला नहीं जाएगा, परमानेंट कर दो मेरी जॉब। कर दिया, परमानेंट हूँ, तो अब क्या चाहिए, अपनापन चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए। ऐसा ना हो कि हर कोई मुझसे कटा रहता हो तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा। ठीक है। अब जब सब अपने बन गए तो अब क्या चाहिए, मुझे चाहिए सुप्रीमेसी। मीन्स आप किसी ऐसे एम्प्लॉय से बात कर रहे हो जिसकी सैलरी अच्छी खासी है, जिसकी फिजियोलॉजिकल नीड उससे पूरी हो जाती है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट भी है, आप जानते हो कि वो परमानेंट है, उसका पेंशन प्लान चालू हो चुका है, रिटायर होगा तो उसको पेंशन मिलेगी, और छोड़ के जाएगा तो प्रोविडेंट फंड मिलेगा, और हर कोई उससे मिलजुल के बात करता है, अच्छे से रहता है, उसको अफेक्शन बिलोंगिंगनेस नीड है। आप उसको कई टाइम से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, मैनेजमेंट की मीटिंग में बिठा रहे हो, उसका बर्थडे भी सब कुछ, जैसे हमारे ये लोग हैं। अब उसको जो चीज़ मोटिवेट करेगी, समझो काम कर रहा है, अपना समझ के काम कर रहा है, लेकिन और लेवल से और मेहनत करे। अब जो चीज़ मोटिवेट करेगी वो क्या है, वो है उसकी एस्टीम भी। उसको ये दिखाओ कि यू आर स्पेशल फ्रॉम एनी अदर, कि आप दूसरों से थोड़े क्या हो, उठ के हो। तो दीज इंक्लूड फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकॉग्निशन एंड अटेंशन। रिकॉग्निशन एंड अटेंशन मतलब कि अब मैंने कोई काम कहा कि ये चीज़ खरीद के लाना, मान लो निशान जी को कहा कि ये माइक ही खरीद के लाना। अब जब वो माइक खरीदने गए तो मुझसे पूछ रहे हैं कि यार ये सर मॉडल से इतने। मैंने क्या कहा, यार निशान जी आप समझदार हो, जो आपको सही लगे ले आओ, मेरे को कोई डाउट नहीं है आपकी प्रूडेंस पे, आपकी समझदारी। तो उनको क्या लगेगा कि यार मेरे पे ट्रस्ट किया जाए, तो काम कैसा करेंगे, अच्छे से अच्छा करेंगे। फिर वो ले आए तो अगर उसमें कोई गलती निकली तो फिर मैं उससे कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा तो शायद मैं भी यही लाता, मुझसे भी यही गलती रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो इससे क्या होगा, रिकॉग्निशन रहेगा और उनको अटेंशन मिलेगी कि हाँ यार ये लोग मेरी ऑटोनॉमी स्टेटस को बरकरार रखते हैं, मेरे किए हुए डिसीजन पे जज नहीं करते। तो ऐसा सब कुछ रिवॉर्ड्स देके उनको आप ये बताओ कि आप लोगों से क्या हो, ऊपर है। ठीक। देन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में क्या दिए जाते हैं, टारगेट्स दिए जाते हैं। अब ये वो नीड है जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ की नहीं होती। रेगुलर एम्प्लॉयज़ एंड दम तक इसी एस्टीम नीड्स तक ही रह जाता है, जिसमें उसको सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेटस की पड़ी रहती है कि मेरा स्टेटस मेरे साथ वालों से क्या हो जाए, बढ़ जाए। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं, एस्टीम नीड में आप लोग अगर मैकडॉनल्ड जाते हो तो उसमें सेल्समैन ऑफ द मंथ की एक फोटो लगी हुई रहती है, देखी कभी आपने? जोमेटो आने के बाद तो गए नहीं होंगे, लेकिन कभी मैकडॉनल्ड जाओ आप, जो यहाँ पे सिटी मॉल में है, वहाँ पे काउंटर के पास में देखना, एक किसी न किसी कोई भी वहाँ पे जो 4-5 सेल्समैन है उसमें से एक की फोटो लगा होगा और लिखा होगा सेल्समैन ऑफ द मंथ। ईयर भी नहीं होगा, मंथ होता है, हर महीने चेंज करते हैं। तो ये क्या करता है, उनकी एस्टीम नीड को पूरा करता है कि मैं सारे सेल्समैन में सबसे पहला हूँ।
एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है? सोचो ना, अवार्ड देने की क्या जरूरत है? अभी पैसे मिल रहे हैं, टारगेट पूरा करेगा तो इंसेंटिव मिलेगा, अवार्ड क्यों दिया जाता है? और अवार्ड कितने का आता है? 200, 300, 400 रुपए। लाखों की सैलरी वाले एम्प्लॉय को अवार्ड दिया जाता है और पब्लिक उनके तालियां बजाती है। तो किस लिए? क्योंकि हमें उसको क्या करना है? मोटिवेट करना है और सबको ये दिखाना है कि ये बेस्ट है। और ये दिखाना बोल देने से मतलब नहीं, मैंने कह दिया तू बेस्ट है, नाम पर बोल रहा तू बेस्ट है, तेरा काम बेस्ट है, सबके सामने दिखाने से मैं क्या करना चाहता हूँ कि वो और अच्छे से काम करे और इसको देख के बाकी सब भी क्या हो जाए? मोटिवेट हो जाए कि आज इसको मिला है, कल वो लोग भी लगन में और अच्छे से काम करें। ठीक है, तो वो नीड पूरी करता है एस्टीम नीड। अगला है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। नॉर्मल एम्प्लॉय इसी से ऊपर नहीं हो पाता। सेल्फ एस्टीम नीड या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड टॉप वाले एम्प्लॉयज की ये होती है जो इंचार्ज होते हैं। मतलब यूँ मान लो किसी डिपार्टमेंट के हेड या ऑर्गेनाइजेशन के हेड, उन्हीं की ये नीड होती है। उनकी ये नीड कैसे फुलफिल होती है कि उनको खुद का ही टारगेट सेट करने को दिया जाता है कि आप इंचार्ज थे, लास्ट टाइम आपके नेतृत्व में ये टारगेट था, अब आप बताओ आप इस साल कितना टारगेट पूरा करके दो। तो उन्हीं से वो टारगेट लिया जाता है और फिर उस टारगेट के ऊपर उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। कि से एग्जाम्पल कि अगर किसी कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो कहे कि हमारे मार्केटिंग हेड को हम क्या मोटिवेशन दें, तो मार्केटिंग हेड से कहा गया कि लास्ट ईयर 5 लाख मोबाइल के सेट बिके थे, इस साल का टारगेट क्या सेट करते हो बताओ। उन्होंने कहा सर इस साल का 5,50,000 मोबाइल अपन सेल करें। तो ये रहा आपका टारगेट। अब ये टारगेट आप पूरा करोगे तो हम आपको ये ट्रिप प्रोवाइड करते हैं, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये कार गिफ्ट करेंगे, ये बंगलो गिफ्ट करेंगे, ये फ्लैट गिफ्ट करेंगे, XYZ, ये इतने का इंसेंटिव देंगे या आपकी सैलरी का पैकेज हम इतना बढ़ा देंगे। तो ये क्या होगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसमें वो अपने ही पूरे किए हुए टारगेट को और बीट करने की कोशिश करता है। It is the highest level of need in the hierarchy. It refers to a drive to become what one is capable of becoming. मैं वो बनना चाहता हूँ जितना मैं केपेबल हूँ, मैं यहीं पे रुकना नहीं चाहता, मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ। These needs include growth, self fulfillment and achievement of goal. कि मुझे अब ग्रोथ चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आप लोगों ने आपके मोहल्लों में या आपके नोन पर्सन्स में बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन देखे होंगे कि जब आप छोटे से थे तब भी वो बिजनेसमैन उसी दुकान पे बैठे थे, उतना ही उनका बिजनेस था। अब आप इतने बड़े हो गए तब भी वो उसी दुकान पे बैठे हैं, उतना ही उनका बिजनेस है कि नहीं? और किसी को देखा होगा जिसने ज़ीरो से स्टार्ट किया होगा और वो आज बहुत बड़ा अपना बिजनेस क्या कर चुका होगा? एक्सपेंड कर चुका होगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो 1% जहाँ है ज़िंदगी भर वहीं क्यों रह जाता है और 1% ग्रो करता जाता है? वो है इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कि यार उसको अब आगे बढ़ना है। एग्जाम्पल लूँ, मैं मेरा ही एग्जाम्पल लूँ। हम लोग अभी जिस स्टेज में हैं हम अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं, जिसमें हमारी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो गई, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड की भी मुझे टेंशन नहीं, क्योंकि हमारी डिग्री काफ़ी है हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। कल को कुछ भी हो हमारे पास वो क्वालिफिकेशन है कि हमारी जो अर्निंग है वो सिक्योर है, मैं डिग्री के दम पे ही कमा लूँगा कहीं से भी। देन एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, इस ऑर्गेनाइजेशन में एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स भी हमारी फुलफिल हो रही है। एस्टीम नीड, हमसे ऊपर भी कोई नहीं है, फिर भी आप देखना मैं शब्बीर सर, अफजली सर पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक वो सारा काम करते हैं जो एक नॉर्मल फैकल्टी रहे। उसके बाद भी हम ये कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को और कैसे बेटर बनाया जाए, इसके लिए और ऐसा अच्छा क्या किया जाए कि अपना नाम और ऊंचा हो, अपन जिस लेवल पे हैं उससे भी ऊंचा उठे। तो वो कौन सी नीड है जिसकी वजह से हम अभी तक मोटिवेटेड हैं? नहीं तो अभी हमने एक टीचर का इंटरव्यू लिया, उस टीचर ने हमें कहा कि मेरे को 25 साल हो गए काम करते करते। तो हमने उसे कहा सर आप शाम को आके हमारा एक बैच ले लो। तो उसने मना कर दिया कि नहीं सर, मैं सिर्फ सुबह 2 घंटे ही पढ़ाता, सुबह 2 घंटे के बाद मैं कोई काम नहीं करता। मैंने कहा क्यों भाई, फिर पूरे दिन क्या करते हो? सर आराम करते। मैं क्यों? क्योंकि ज़रूरत नहीं है सर, 2 घंटे जो पढ़ाता है उसी में इतना हो जाता है कि गुजर बसर हो जाता है, तो अब मुझे और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। जितने 2 घंटे में वो कमाता है, अगर हम भी वो 2 घंटे पढ़ाएं तो हम भी उतना आराम से कमा लें। फिर भी हम सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, वो किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड
कि हम जिस चीज़ के कैपेबल हैं वहाँ तक हम क्या करना चाहते हैं, पहुँचना चाहते हैं। हम जहाँ पे हैं वहाँ से हम सेटिस्फाइड नहीं है, हम क्या चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं कि हम जहाँ पे हैं उससे ज़्यादा हम क्या करें, आप ग्रो करें, नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा। बिजनेस की ये 3 चीज़ होती हैं, 3 स्टेजेस होती है बिजनेस की। पहली होती है सर्वाइवल, क्या हम पहले क्या करें, सर्वाइव कर जाएं, जितना खर्चा है उतना। दूसरा प्रॉफिट, कि जितना हमने पैसा लगाया, जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना में क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। और लास्ट क्या होता है, ग्रोथ, जिसकी कोई एंड नहीं। मुकेश अंबानी भी काम कर रहा है तो किस लिए कर रहा है, ग्रोथ के लिए। नहीं तो मुकेश अंबानी को क्या जरूरत है, उनके पैसों के लिए तो यूँ कहा जाता है कि यहाँ से लेके चांद तक का रोड बन जाए, इतने पैसे उन लोगों के पास। तो फिर अभी भी वो फुल टाइम बिजी रहता है। इलॉन मस्क के बारे में बोला जाता है सोता नहीं है साला, 3-3 रातों तक दिन भर काम करते रहता है, ऑफिस में ही सो जाता है। तो हाईली मोटिवेटेड है, क्यों, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की बदौलत। ठीक, अब ये 3 चार्ट आपको इन नीड्स को याद रखने में हेल्प करते हैं। वही सारे एग्जाम्पल है। इस नीड्स की कुछ अजम्पशंस है। ये नीड्स सब जगह काम नहीं करती, क्योंकि मैं ऑन अ कॉन्ट्ररी एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ। एक उसका भी एग्जाम्पल लिया जो एक ठेले वाला आपके मोहल्ले में सब्जियां बेचता है, पूरी ज़िंदगी बीत गई, आज उसका लड़का भी उसी ठेले पे सब्जी बेच रहा है। तो सर उनको तो मोटिवेशन है ही नहीं। चाहते तो पिताजी एक सब्जी का ठेला लगा लेते, बेटा दूसरी सब्जी का ठेला लगा लेते, चाहते तो कर सकते थे। हमारे यहाँ एक फ्रूट वाला है, वो 2 भाई, मैं छोटे से बड़ा हो गया, दोनों एक इतनी सी दुकान पे खड़े रहते हैं। यार मेरे को लिटरली रियलाइज होता है जब भी मैं वहाँ से निकलता हूँ, इनका खर्चा कैसे चलता हूँ, और अगर चलता भी है तो दूसरा थॉट आता है कि क्या फ्रूट बेचने में इतनी कमाई है। और जब दोनों को बैठे ही रहना है तो एक किसी और मोहल्ले में दूसरे फ्रूट की दुकान क्यों नहीं डाल देता, मोटिवेशन ही नहीं है, उनको ग्रोथ चाहिए, संतोषजनक आदमी है, जहाँ है वहीं रहना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि भाई नहीं, मुकेश अंबानी अभी तक काम कर रहा है, अब उसको तो रिटायर हो जाना चाहिए, हो गया उसके पोता पोती, अब तो उसके पास प्राइवेट जेट है, मर्जी पड़े आप स्विट्जरलैंड में उड़े, कल को कहीं और जाए। सोचो अपने पास इतना पैसा होगा अपन क्या करें। मतलब उसके पास इतना पैसा है कि वो चाह के भी खर्च भी नहीं कर सकता, कितनी भी अय्याशियाँ कर ले तो भी खर्च नहीं हुआ, इतना पैसा है। और उतना पैसा हर मिनट में कमाना है जितना एक दिन में खर्च ना हो, फिर भी गधा काम कर रहा है। मैं वो दोनों को सोच के आश्चर्यचकित होता हूँ, एक फ्रूट वाले को भी और एक मुकेश अंबानी को भी। तो ये जो मोटिवेशन की थ्योरी है ना, कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है। ये अजम्पशंस मानने पड़ेंगे कि ये फॉलो होते हैं। पहला, people's behavior is based on their needs. Satisfaction of such needs influence their behavior. कि इंसान का स्वभाव किस पे बेस्ड है, उसकी नीड पे बेस्ड है। आप उसकी नीड पूरी कर दो, वो आपके लिए काम करेगा। उसकी नीड नहीं है, आप उसको सोने की रोटी ला के दे दो, वो कभी नहीं टच करेगा। जिसको जिस चीज़ से मतलब नहीं है, उसको उस चीज़ का लालच देने से आपका काम पूरा नहीं होने वाला। तो ये बात सत्य है कि उसका बिहेवियर उसकी नीड से इम्पैक्ट होता है। आप उसकी नीड पूरी करो, वो आपका काम करके देगा। पीपल्स नीड आर इन हायरार्किकल ऑर्डर। अगला assumption, ये नीड हायरार्किकल ऑर्डर नहीं है। मतलब किसी के खाने के वास्ते आप उसको कह रहे हो कि मैं तेरे को सेल्समैन ऑफ द मंथ का वो दूंगा, ये पहले सैलरी तो दे दो भाई मेरे को, मैं रोजमर्रा का खर्चा तो निकाल लूँ, फिर सेल्समैन बनूंगा मैं। ठीक है, तो ये एक हायरार्किकल ऑर्डर है, बेसिक से लेके हायर लेवल नीड्स तक चलते हैं। थर्ड, बिल्कुल सत्य बात, सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट। एक बार जो नीड सेटिस्फाई हो गई, उसके बाद वो उसको मोटिवेट नहीं करेगी, उसके हायर लेवल वाली नीड ही करेगी। ओनली द नेक्स्ट हायर लेवल नीड कैन मोटिवेट हिम। 4, अ पर्सन मूव्स टू नेक्स्ट हायर लेवल नीड। बंदा अगली हायर लेवल नीड पे तभी पहुंचेगा जब तक कि वो उसके लोअर वाली नीड को पूरी नहीं कर देता। मतलब अगर मेरा खर्चा महीने के 20,000 रुपये में चलता है, तो जब तक मैं 20,000 रुपये नहीं कमा लेता, मैं ये बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड से ऊपर उठूंगा ही नहीं। आज अगर मेरी सैलरी 10,000 है, मुझे 20,000 चाहिए, तो जब तक मैं 20 नहीं पहुंच जाता, तब तक वो 20,000 ही मुझे मोटिवेट करता रहेगा। आप मुझे ज़्यादा लालच मत दो, मुझे 20,000 रुपये तक का लालच दो, उसी में मैं जी जान लगा के काम करूँगा। लेकिन एक बार 20,000 रुपये मिल गए तो फिर जी जान नहीं लगेगी, फिर आराम आएगा, कंफर्ट जोन आएगा। अब आपको मोटिवेट करना है, मेहनत करानी है, तो कौन सी नीड पूरी करो मेरी? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। ठीक है, मैस्लोज़ थ्योरी फोकस ऑन द नीड्स ऑफ द बेसिक ऑफ मोटिवेशन, इट हैज टू मैनेजर टू रियलाइज। किस काम आती है सर?
It helps manager to realize that need of employee should be identified to provide motivation to them. मैनेजर को लोगों से काम कराना है तो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी उसको हेल्प करती है कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कौन सा एम्प्लॉय कौन सी नीड के लेवल पे है, उसको सेटिस्फाई करो तो क्या हो जाएगा, वो मोटिवेट हो जाएगा। ठीक है सर, कैसे सेटिस्फाई करें सर? कौन सा लॉलीपॉप दे? एक तो होती है मीठी गोली, वो दे, ये क्या दे? तो उन्होंने कहा भैया नीड दो। मोटिवेटर जिसको अपन बोलते हैं ना कि आपकी जो भी नीड हो उसको पूरी करने के मैनेजर के पास हथियार क्या है, वो ये रहे, एक तो फाइनेंशियल जिसमें मैनेजमेंट का पैसा खर्च होगा, अगला है नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल बहुत इंटरेस्टिंग इंसेंटिव्स होते हैं, इसमें मैनेजमेंट का पैसा भी खर्च नहीं होता और मैनेजमेंट का काम भी हो जाता है। और इवन ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हायर लेवल के नीड्स को पूरा करने में काम आते हैं। हायर लेवल के नीड्स मतलब बड़े एम्प्लॉयज़ मतलब मुझे उनसे बड़ा काम करवाना है, बड़ा टारगेट कंप्लीट करवाना है, मेरा प्रॉफिट बड़ा होगा। तो नॉन फाइनेंशियल तो और इंटरेस्टिंग होती है, काम भी ज़्यादा करवा के देती है और पैसा भी हमारा क्या लगता है, कम लगता है। फाइनेंशियल नीड्स में हमारा पैसा क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। तो फाइनेंशियल नीड्स कौन कौन सी? सबसे पहला पे एंड अलाउंस, अपना सपना, मनी। सबसे पहला मोटिवेटर, सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन है भाई? पैसा। जो जिस नीड पे हो वैसा उसको क्या दे दो, पैसा दे दो। भाई ये बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड पे है तो बात 15-20 हज़ार से बढ़ जाएगी। सेफ्टी सिक्योरिटी नीड है तो वापस लगेगा तो पैसा ही, लेकिन क्या देना पड़ेगा? पेंशन प्लान देना पड़ेगा, प्रोविडेंट फंड देना पड़ेगा आपको, समझे कि नहीं? पैसा तो देना पड़ेगा लेकिन आज नहीं चाहिए, कब के लिए चाहिए? फ्यूचर के लिए चाहिए। ठीक है, तो पे एंड अलाउंस सर क्या होता है? तो सैलरी, जब आप हायर स्टडीज़ पे जाओगे तो आपको जब सैलरी वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा पूरा, तो सैलरी के 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, 3 में नहीं 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है बेसिक पे, जो आपकी मंथली पगार है, डे बेसिस पे आपको मिलती है। एग्जाम्पल, किसी की तनख्वाह 30,000 रुपये महीना है, एक दिन छुट्टी करी तो 1,000 रुपये कट हो गए, 29,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। दूसरा होता है अलाउंसेस। अलाउंसेस आपको अलग अलग एस्पेक्ट के लिए खर्चे बियर करने के लिए पैसा मिलता है। सर कैसे? मैंने कोई टीचर चुना, टीचर था मुंबई का, मैंने कहा यार आप तो आओ यहाँ पे पढ़ाने कोटा, और कोटा आऊँगा तो सैलरी तो लूँगा ही लूँगा, और रहने के लिए मकान वगैरह मेरे को किराए पे रहना पड़ेगा, मैं टेंशन नहीं है, मैं आपको हाउस रेंट अलाउंस दूँगा। हाउस रेंट अलाउंस दूँगा मतलब आपके लेवल का जो मकान है, यहाँ पे एक फ्लैट ले लेता हूँ आपके लिए, उसकी रेंट हो गया 20,000 रुपीज़ पर मंथ, मैं आपको 20,000 रुपीज़ अलग से देता हूँ। आपकी सैलरी तो दूंगा ही 30,000 रुपीज़ पर मंथ, 20,000 रुपीज़ आपको किराया बियर करने के लिए पैसा दूंगा। अब दोनों चीज़ों में फ़र्क है, एक किराया बियर करने के लिए पैसा दे दिया तो उसको मैं कहूँगा अलाउंस, एक मैंने दे दिया घर कि मेरा एक फ्लैट है आप जाके रहो बेफिक्र, उसमें भी तो पैसा ही लगा मेरा, वो भी तो एक तरीके से फाइनेंशियली है। ये फ्लैट में इसको ना देके कहीं रेंट पे दे देता तो वहाँ से रेंट आ जाता ना मेरा, तो वो रेंट नहीं आ रहा, मैंने डायरेक्टली क्या दे दिया, घर दे दिया। एक हुआ बेसिक पे, दूसरा हुआ अलाउंस, तीसरा हुआ जिसमें मैंने घर दिया हुआ है परक्यूजिट। अलाउंस को बोलेंगे हाउस रेंट अलाउंस, परक्यूजिट को बोलेंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलाउंस मिलता है, उसी चीज़ों के लिए परक्यूजिट भी दिया जाता है। एग्जाम्पल, सर मेरा घर आपके ऑफिस से बहुत दूर है, तो मैंने कहा ठीक है आने जाने के लिए पैसे ले लो, तो ये हो गया कन्वेंस अलाउंस। कहा ठीक है दूर है, हमारी एक वैन है जो सारे स्टूडेंट्स को लेके आती है, आप भी उसी वैन में बैठ के आ जाओ, तो ये क्या दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। लग दोनों में पैसा रहा। अब ये मत सोचना कि एम्प्लॉय को पैसा मिले तो फाइनेंशियल, किसके और पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों चीज़ों में ऑर्गेनाइजेशन का तो पैसा ही खर्च हो रहा है, तो फिर ये क्या है, फाइनेंशियल। एक में हमने अलाउंस दिया, एक में हमने क्या दिया, परक्यूजिट। तो ये अभी क्या है, अलाउंसेस है। अगला है आपका परक्यूजिट एरा। परक्यूजिट्स में अपन डायरेक्टली क्या दे देते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, पैसा एम्प्लॉय के हाथ में ना देके थर्ड पार्टी को पैसा देते हैं और फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, किसको, एम्प्लॉय को। ठीक है। For every employee, salary is the basic monetary incentive. It includes basic pay, DNS allowance and other allowance. Allowance का मतलब किसी भी रीजन के लिए क्या देना, पैसा देना। 3660 अलग अलग तरीके के अलाउंस है। मतलब कोई बारीक काम है, बहुत दौड़े रहना पड़ता है, आंखें गड़ा के करनी पड़ती है तो चश्मा लग जाता है, तो स्पेक्स अलाउंस। ठीक है। कोई ऐसा काम है जहाँ पे यूनिफॉर्म बहुत मेंटेन करके रखनी पड़ती है, जैसे होटल में वेटर्स और मैनेजर्स, तो देखा हम आपने ब्लेजर वेयर के सूट बूट में रहते हैं, तो उसके लिए दिया जाता है उसको यूनिफॉर्म अलाउंस। तो अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग अलाउंस दिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव।
प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव, प्रोडक्टिविटी से लिंक करते हैं हम वेज को, कि जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। मीन्स अब बहुत सारी जगह प्रोडक्शन में लेबर्स को जो वेजेस की रेट तय करी जाती है वो काम पे करी जाती है कि जितना काम करके दोगे उतना पैसा मिलेगा। पढ़ाओ कॉस्ट नहीं पढ़ाओ लास्ट पढ़ा देता हूँ, फिर छुट्टी कर दूंगा, एक दो और पढ़ा के। मेरे नाना जी का एक कारखाना था, यहाँ पे है ना वो बनाते थे बड़े बड़े बर्तन, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ देखी तुमने, कोमरे बराबर की कढ़ाई ऐसे बनाते थे, ठीक है। तो उनके यहाँ जो लेबर काम करती थी उनको पैसे वो इसी से देते थे, प्रोडक्टिविटी लिंकेज सिस्टम। वो जितनी बड़ी कढ़ाई बनाएगा उसको वो दिन के आखिरी में तोल देते थे, जितना वजन होता था उसके 2 रुपये किलो के हिसाब से उसकी क्या दे देते थे, मजदूरी दे देते। तो ये क्या हुआ, एक तो मैंने तेरे को परमानेंट कर दिया, दिन भर तू काम करे ना करे कौन देखे। तो मेरे नाना जी बहुत मेहनती थे, वो अकेले ही कारखाना भी संभालते थे और 2 दुकान भी संभालते थे। इतना काम काज उन्होंने फैलाया, मेरे 4 मामा से नहीं संभला। तो उन्होंने ये प्रोडक्टिविटी लिंक्वेज सिस्टम कर लिया। वो क्या करते, कौन इनकी छाती पे बैठा रहे दिन भर इनको देखता रहे और कुछ हो तो फिर भेजा बड़ा गलत हो। तो उन्होंने तो प्रोडक्टिविटी लिंक्वेज सिस्टम रख दिया कि भाई आप दिन भर काम करो, मैं आऊँगा भी नहीं, सुबह आऊँगा तुम्हें मटेरियल दूंगा, तुम शाम तक काम करो। शाम को उनकी छुट्टी होती थी 5 बजे, 5 बजे वो दुकान बढ़ा के आधे घंटे के लिए आते थे, जिसने जो जो काम किया उसका तुलाई, उसको वजन करते थे, वजन के हिसाब से उसको पैसे देते थे। तो ये क्या है, ये अपने आप में एक उनका जो मोटिवेशन है, कोई देखने वाला नहीं है, तुम जितना काम करोगे उतना पैसा ले जाओगे। तो भाई आदमी को पैसा चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बोनस, देखो मामा का नाम लिया, मामा का फ़ोन आ गया। तो बोनस, अभी मेरा एक फ्रेंड है, एक जगह काम करता था, उसको पता है कितने महीने की सैलरी मिलती थी, 13 महीने की सैलरी मिलती थी। और उसकी ऑर्गेनाइजेशन में सबको 13 महीने की सैलरी मिलती है, 12 महीने में 13 महीने की सैलरी। अब वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, तो जिस महीने में ईद आती है ना, उस महीने सैलरी एक और, ईद के दिन एक सैलरी और। उस ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 1000-2000 एम्प्लॉई है। छोटे से छोटे एम्प्लॉय की सैलरी है 15,000 रुपये, बड़े से बड़े एम्प्लॉय की सैलरी है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपये महीना भी है। जिसकी जो सैलरी होगी उसको ईद के दिन उतना क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो अगर किसी की सैलरी 1.5 लाख रुपये महीना है तो उसको एक ईद के दिन 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। सैलरी तो मिलेगी 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। साला कोई छोड़ने को तैयार नहीं उस ऑर्गेनाइजेशन। ये अपने आप में एक मोटिवेशन है। तो अब सबका अपना अपना फेस्टिवल होता है। बहुत सारी, अब हिंदुस्तान में दिवाली के दिन बोनस दिया जाता है, वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, ईद के दिन देती है। वेस्टर्न कंट्रीज में क्रिसमस के टाइम पे होता है, न्यू ईयर के टाइम पे होता है, और बोनस होता है। और बोनस बेस्ड होता है आपकी परफॉर्मेंस में। जैसा आप परफॉर्म करते हो ईयरली बोनस डिसाइड होता है, और वो फिर बोनस आपको दिया जाता है ओवर एंड अबाउ पेड अलाउंस। जितना पेड अलाउंस है उससे एक्स्ट्रा। छोड़ देता हूँ यार, बाय, टाटा, सी यू।